नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं, आप जानते हैं। लेकिन चुनावी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक बार फिर बीजेपी को इंडिया गठबंधन का मुकाबला सड़क पर करना पड़ेगा। ये बात आज विपक्ष के नेताओं ने संसद और संसद के बाहर बता दिया है। और आप जानते हैं कि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। इस सत्र के पहले देश की सियासी तस्वीर में कुछ बड़े बदलाव हुए, जिनका असर अब बीजेपी की कमजोरी के रूप में सामने आ रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही आया है कि मिस्टर ए, जिन्हें राहुल गांधी A1 कहते हैं, उन गौतम अडानी पर अमेरिका में अरेस्ट वारंट निकल गया। मामला 2200 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का है, ये आप जानते हैं। मतलब साफ है कि अडानी के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र गर्म रहेगा, यानी विंटर सेशन गर्म रहेगा। ये बात बीजेपी समझ रही थी, इसीलिए आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने दोनों सदनों में जब इस पर चर्चा करनी चाहिए तो सदन स्थगित हो गए। अब परसों से फिर कार्रवाई शुरू होगी। आज सवालों को टाल दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी ने अपना बचाव कर लिया है। सियासी तस्वीर में जिन बदलावों की बात मैं कर रहा हूं, उसमें ईवीएम की धांधली, चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे, खासकर महाराष्ट्र के, संभल में मस्जिद का विवाद। संभल आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, वहां मस्जिद विवाद के कारण 4 लोगों की जान गई है, और हिंसा, ये सब भी शामिल है, जिन पर अब बीजेपी की चौतरफा घेराबंदी हो गई है। इसके अलावा बीजेपी की पकड़ कुछ राज्यों में कमजोर पड़ गई है, ये भी दिख रहा है। कल हमने चर्चा की थी कि कैसे उपचुनावों में 6 राज्यों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। बीजेपी के पकड़ वाली सीट को 30 साल बाद अपने पाले में कर्नाटक में कांग्रेस ले आई, और आज फिर बीजेपी को बड़ा झटका दिल्ली में मिला है। जी हां, दिल्ली में आज बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव के नतीजे आज आखिरकार सामने आए, और इसमें आखिरकार सामने आए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 महीने से इस नतीजे को रोक कर रखा गया था। इस रिजल्ट को अभी तक सामने नहीं लाया गया था। इसके बाद आज नतीजे के लिए आज ईवीएम, वो वहाँ चुनाव भी ईवीएम से करवाया गया। ईवीएम की पेटी जब खुली है तो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के वरुण चौधरी को जीत मिली है। वरुण चौधरी को नहीं, एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर कुछ और नाम है। वरुण चौधरी दरअसल बीजेपी कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए, इनकी बात सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। जरा सुनिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव का जो प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हैं और जॉइंट सेक्रेटरी का अध्यक्ष पद का चुनाव 7 साल बाद जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मोहब्बत की दुकान खुल गई है। और खास तौर पर मैं दिल्ली के जो छात्र छात्राएं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो देश के संविधान के साथ खड़े हुए। जिस संविधान की बात राहुल गांधी जी बार बार करते हैं, पेपर लीक जैसे मुद्दे देश भर में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने बार बार पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जब इन मुद्दों को उठाते हैं, छात्र छात्राओं के बार बार इनकी बात करते हैं, तो छात्र छात्राओं का विश्वास जगा एनएसयूआई के अंदर, उन्होंने एनएसयूआई को वोट दी। और हमारा जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को लेकर हम आगे काम करेंगे। और हमने खास तौर पर मैनिफेस्टो में बात ये भी करी थी, हम कैंपस को वायलेंस फ्री कैंपस बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ था, उससे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करी गई थी एबीपी द्वारा, उस नफरत की राजनीति को नकारा है। और खास तौर पर एक अच्छी राजनीति को, एक अच्छे डूसू के पैनल को जो अध्यक्ष को बनाया है डीयू के स्टूडेंट्स ने। तो ये वरुण चौधरी हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं एनएसयूआई के। और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोहन खत्री चुनाव जीते हैं, रौनक खत्री चुनाव जीते हैं। तो डीयू प्रेसिडेंट सीट पर अब एनएसयूआई के आने का मतलब है कि युवाओं में भी अब कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। वरुण चौधरी ने इसे मोहब्बत की दुकान खोलना बताया है, अभी आपने सुन लिया। और यहां से तस्वीर दिल्ली की कुछ और दिखाई देती है, ये साफ साफ नजर आता है। तो दिल्ली में एनएसयूआई का परचम लहराया, यानी बीजेपी जिस मोदी सुनामी, मोदी लहर का दावा करती आई है, उसकी असलियत अब दिख रही है। इधर अडानी के मुद्दे पर आज संसद में बीजेपी ने अपना बचाव कर लिया, लेकिन खास जो बात है वो ये है कि संकट नरेंद्र मोदी के सामने अभी भी खड़ा हुआ है। उसे अब तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने और बढ़ा दिया है। मामला जो है वो अडानी का है। रेवंत रेड्डी ने दरअसल अडानी से किए गए करार को खत्म करने का ऐलान किया है, क्योंकि उन्हें नुकसान से अधिक साख की चिंता थी। आइए जरा सुन लीजिए रेवंत रेड्डी का जिक्र यहाँ क्यों कर रहे हैं, हम वो भी बताते हैं। अडानी के मसले पर रेवंत रेड्डी का जिक्र क्यों आ रहा है, सुनिए। राहुल गांधी जी के
आपके ऊपर आरोप कर रहे हैं, क्या बदलाव आया जिसकी वजह से लिए एक पैसा नहीं लिए? जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट. सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल. उसी के लिए सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर. अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया. तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलतफहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के. तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है. मैं और मेरे कलीग कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों. तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है. हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाला भी नहीं है. मेरे तो ये रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने 100 करोड़ रुपए जो सीएसआर से, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे अगर जो हमने लिया वो पैसा हम वापस कर रहे हैं। ये तेलंगाना का खुद का 3 लाख करोड़ रुपए का बजट है और उस बजट से हम अपने राज्य के विकास का काम कर सकते हैं। हमको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, वो भी तब जबकि अदानी कई मसलों पर घिरे हुए हैं। जो काम दरअसल दोस्तों रेवंत रेड्डी कर सकते हैं, क्या नरेंद्र मोदी वो काम कर सकते हैं? क्या मोदी देश के सामने ये कह सकते हैं कि उन्होंने अदानी समूह से अब तक जितने करार किए हैं उनकी प्रक्रिया की जांच करवाएंगे, या जब तक अदानी को अमेरिकी अदालत की क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक वो अदानी समूह से कोई नया करार नहीं करेंगे? क्योंकि सवाल उनकी ईमानदारी और देश की प्रतिष्ठा का है। जाहिर है कि मोदी ऐसा नहीं करेंगे। सीधे सीधे अगर कहा जाए कि मोदी ऐसा नहीं करेंगे जैसा रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, और इस तरह विपक्ष के दावे सच साबित होंगे कि उद्योग धंधे ही नहीं बल्कि चुनावों में भी खेल अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आज राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदानी के मामले पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया तो सभापति महोदय भड़क उठे। आइए जरा देख लीजिए इस तस्वीर को। सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। Not on 267. 267. No, my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently. Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Modi. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. तो 267 के तहत, रूल 267 के तहत यहां मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते थे कि अदानी के मसले पर स्थगन प्रस्ताव दिया इन्होंने और कहा कि आराम से इस पे बात हो। लेकिन आपने देख लिया कि महोदय साहब जो हैं, यानी सभापति महोदय, ये जगदीप धनखड़ साहब, ये बिल्कुल नाराज हो गए और नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कहते हुए अदानी के मसले पे खुद को और अदानी को और सरकार को बचाने की कोशिश करते हुए ये नजर आ रहे हैं। इस खेल में अब चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में अब ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा तेज हो रहा है। अब विपक्ष इस पर सबूतों के साथ कार्रवाई करने और आंदोलन करने की रणनीति बना रहा है।
और सबसे बड़ी बात है कि अब महाराष्ट्र के जो नेता हैं, सुप्रिया सुले, जरा उनकी बाइट को भी मैं चाहूंगा कि सुनाया जाए। सुप्रिया सुले ने आज साफ साफ इसी सदन में कह दिया है कि हम इस मसले पे आगे जाएंगे। और कई नेता, तमाम नेता, आज दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर इस मसले को उठाया है। फिर से एकजुट होकर इंडिया गठबंधन इस मसले को आगे बढ़ाए, ये बात कही जा रही है। सुप्रिया सुले ने ईवीएम के मसले पे जो कुछ कहा, जरा वो सुन लीजिए। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो महायुति की जीत हुई है वो ईवीएम हैक करने की वजह से हुआ है। देखते अभी तो बात होगी मेरी कांग्रेस से, अभी वहीं जा रही हूँ, अभी तो मीटिंग है कांग्रेस से जी, लेकिन आपका क्या मत है? देखते हैं अभी, वी नीड सम एविडेंस नो फॉर ऑल दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट, वील डू इट। लेट मी जस्ट गो फॉर माई इंडिया अलायंस मीटिंग फर्स्ट। हम लोग इस एविडेंस पे काम कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं और इस पर हम आगे बात करेंगे, ये कह रही थी यहां पर सुप्रिया सुले। आज शीतकालीन सत्र से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है दोस्तों, और अभी फिर से कांग्रेस की बैठक हुई है ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब भी उधर इंडिया गठबंधन की रणनीतियों पर चर्चा चल रही है। लेकिन यहां से थोड़ा सा आपको ले चलना चाहते हैं हम उधर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, आप जानते हैं, संभल, आपने सुना होगा संभल। संभल में जिस तरह 19 नवंबर के बाद कल फिर से शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंची, उसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें माहौल बेकाबू हो गया, जिसमें 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जान गंवानी पड़ी 4 निर्दोषों को। फिलहाल वहां इंटरनेट बंद है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, सरकार सब काबू में होने के दावा कर रही है। लेकिन क्या यही मोदी का मजबूत भारत और एक हैं तो सेफ हैं वाला इंडिया है? क्या योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे का प्रैक्टिकल संभव में करके दिखाया है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सभी ने संभल को लेकर आलोचना के ट्वीट किया है और कर भी रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष को इस सिलसिले को तोड़ने के लिए भी आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। बाबरी मस्जिद का सिलसिला कब तक झांकी और बाकी की तरह देश में चलता रहेगा या चलाया जाता रहेगा, ये सवाल उठता है। कब तक संविधान की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी जाएगी? हालांकि आज संविधान की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी गई उधर सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको पता होगा कि संविधान के प्रेम्बल से 2 शब्दों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे एक सिरे से खारिज कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र जीतकर भी मोदी चौतरफा घिरे हुए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी सरकार अब भी बैसाखियों के सहारे ही चल रही है। इसीलिए इस शीतकालीन यानी विंटर सेशन में क्या विपक्ष बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ेगा? आज इस पर चर्चा करेंगे। इधर दूसरी तरफ अगर कहें, जो हम लिख भी रहे हैं, कि विपक्ष जोरदार तैयारियों में अंदर खाने जुटा हुआ है और संसद के अंदर अडानी का मामला ही नहीं, बहुत सारे मामलों पर सरकार पहले दिन से घिरी हुई नजर आती है। आइए इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को लाइए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। संसद में आज शीतकालीन सत्र, लेकिन उससे पहले अभी रिजल्ट की खुमारी खत्म नहीं हुई है, अभी उससे बहुत कुछ निकल के आ रहा है। 236 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता, जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं, ये रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। 236 सीटों पर महाराष्ट्र में एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब ये चुनाव आयोग के हाथ में है कि रिकाउंटिंग के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 सप्ताह के अंदर आप रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। 5 अलग अलग, वो भी विधानसभा की 5 अलग अलग उससे बूथों पे। ये सूचना आप लोगों तक रख रहा हूं। यानी महाराष्ट्र की लड़ाई अभी शुरू हुई है। अडानी संसद में है, स्थगन प्रस्ताव है, और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन, अभी हेमंत सोरेन भी आ चुके हैं, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन दिल्ली आ चुके हैं, इन लोगों की भी मुलाकात हो रही है। 28 तारीख को उधर शपथ ग्रहण है। लेकिन उससे पहले जो सरकार के ऊपर ग्रहण है अडानी के नाम से और तमाम नामों से, ये कहां तक आगे बढ़ेगा, जरा ये समझाइए डॉक्टर राकेश पाठक जी। धन्यवाद राजीव जी। देखिए, जो
एप्लीकेशन लगाई जा रही हैं दोबारा गिनती को लेकर, लेकिन वो किसकी अदालत में लगाई जा रही है? भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग की डायरी पर जाकर वहां दरखास्त लगाई जा रही, वहां फरियाद की जा रही है, जो इस पूरे फसाद की जड़ है। अगर आप उनसे इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं, आप यानी कांग्रेस पार्टी या देश के बाकी लोग, तो उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन है कसूर हमारा निकलेगा। तो जिसकी अदालत में कांग्रेस के प्रत्याशी या महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी दोबारा गिनती करने की दरखास्त लगा रहे हैं, वही तो इस पूरी गड़बड़ी की जड़ है। क्या केंद्रीय चुनाव आयोग को पूरे चुनाव में हो रही गड़बड़ियां नहीं मालूम? क्या उसे नहीं दिख रहा था कि महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए बढ़ रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दावेदार है, उसके पास से करोड़ों रुपए कैमरे के सामने बरामद होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है अब कांग्रेस को और विपक्ष के तमाम दलों को आर पार की लड़ाई छेड़ना पड़ेगी। अभी तक खास तौर से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से ईवीएम जैसे मुद्दे पर थोड़ा सा किंतु परंतु अगर मगर करके अपना स्टैंड रखते थे जी। लेकिन अब वे खुलकर सामने आ गए। चुनाव के नतीजे के दिन पवन खेड़ा का बयान हो या उसके बाद संसद में आज कुछ हुआ, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने, दिग्विजय सिंह तो लगातार ये बात कहते आए। उन्होंने मध्य प्रदेश में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वे ईवीएम हटाओ आंदोलन में जंतर मंतर पर धरना देने भी गए, सब कुछ किया, लेकिन खुलकर कांग्रेस पार्टी अब तक इस मुद्दे पर सामने नहीं आई थी, जो कि अब आती हुई दिखाई दे रही जी। दूसरा सवाल है अडानी का। हमने संसद की कार्रवाई देखी, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे संसद के दोनों सदनों के जो सभापति हैं, उन्हें A1 A2 के नाम सुनकर जैसे बिच्छू जैसा काट जाता है। उनको लगता है कि ये परम पवित्र कोई नाम है, जैसे देवताओं के नाम है, उनका नाम अगर विपक्ष का नेता या विपक्ष का कोई सांसद सदन में लेगा तो उनको कोई पाप लग जाएगा। उन्हें डर लगता है कि ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठे हुए प्रधानमंत्री की वक्त दृष्टि उन पर पड़ जाएगी कि आपने राष्ट्र सेठ अडानी का नाम सदन में कैसे आने दिया। जी। सवाल यह है कि सरकार चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती? आखिर इसका दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? अमरीकी अदालत ने कोई भारत की किसी एजेंसी या जॉर्ज सोरोस के कहने से या कांग्रेस पार्टी के कहने से तो पड़ताल की नहीं। 4 साल लंबी चली FBI की जांच पड़ताल के बाद अमरीकी अदालत ने वारंट जारी किया है, समन किया है। जी। तो भारत में इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? क्या अडानी अंबानी इतने पवित्र हो गए कि भारत के सभी कानूनों से ऊपर है? कुल मिलाकर सरकार का जो रवैया है वो चोर की दाढ़ी में तिनके के समान है। प्रधानमंत्री एक बार कह दे कि हम जांच करा देंगे, जेपीसी से जांच हो जाए। क्या इस देश में इससे पहले जेपीसी से जांच हुई नहीं? अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिसमें जेपीसी गठित हुई, जांच हुई, यद्यपि उसको लेकर कुछ संयोग भी जुड़े हुए हैं। जेपीसी में जिन घटनाओं को, जिन सरकारों को घेरा गया, अगले चुनाव में वो अपनी सरकार से बाहर हो गए। हो सकता है मोदी जी को ऐसा कोई डर हो, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। देश हर बार उन्हें चुन रहा है, तो एक जांच से भी क्या हो जाएगा। एक अंतिम बात राजीव जी ये कहूंगा अभी इस चरण में जी। कल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ी गंभीर बात कही है। उन्होंने कुछ संकेत छोड़े हैं, और संकेत क्यों, बहुत स्पष्ट कहा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार में है वहां पर अडानी के खिलाफ खुद ही मुकदमे दर्ज कराएगी अदालतों, फिर उन अदालतों से अडानी को क्लीन चिट दिलवा देगी, और जब तक ये मुकदमे रहेंगे तब तक अमेरिका की सरकार अगर कोई दबाव डालेगी, मान लीजिए प्रत्यर्पण की मांग करती है, तो भारत सरकार कह देगी कि हमारे यहाँ मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है, इसलिए उन्हें नहीं सौंपा जा सकता। और अंत में क्लीन चिट दिलाकर 10-5 राज्यों से अडानी के मामले में देश के सामने यह हल्ला कर दिया जाएगा कि देखिए जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, भारत की तो किसी अदालत में उन पर दोष सिद्ध नहीं हो रहा। तो ये बड़ी गंभीर और दूरगामी रणनीति है सत्ता की, अपने लोगों को बचाने की।
अब असली लड़ाई यहां से शुरू होती है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, ये लोग इतने बड़े मुद्दे को कानूनी दायरे में ले जाकर और संसदीय दायरे में सदन में कब तक और किस तरह उठा पाते हैं और अंत में सरकार को घेरने में कितना कामयाब होते हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अंत में सरकार को घेरने में कितना कामयाब होते हैं। ये संसद का सत्र जो है ये बहुत हंगामेदार रहेगा, ये तय मानिए। आज पहले ही दिन हंगामा साफ साफ दिखाई दिया, और उसमें अदानी का मामला हो या अब ईवीएम का मामला आएगा, ऐसे तमाम मामले आएंगे धीरे धीरे, और इन मामलों में कहीं ना कहीं सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी हुई नजर आती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष भी यहाँ बहुत मजबूती के साथ अपनी बात और अपनी तैयारियों को में यहाँ नजर आता है। और जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। आज जो शुरुआत हुई है विंटर सेशन की, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आज जिस प्रकार, उसके बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो जारी किया है, लगभग 10 मिनट का वीडियो है, जिसमें इन तमाम मसलों को उन्होंने, कोशिश करूंगा कि उसके कुछ अंश को सुनाऊं मैं अभी आने वाले समय में इसी कार्यक्रम में, और तमाम मसलों पे उन्होंने चर्चा की है। लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष यहाँ छोड़ने वाला नहीं है, और विपक्ष को ये भी समझ में अब आ रहा है कि अगर हम झारखंड जीत सकते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर जीत सकते हैं, तो हम हरियाणा और महाराष्ट्र भी जीत सकते थे। यहाँ जो गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, वो गड़बड़ियां चुनाव आयोग उसमें और साथ साथ सत्ता पक्ष, ये दोनों की जो जुगलबंदी है वो दिखाई दे रही है। एक गांव ऐसा है जहां 0 वोट मिले हैं, 0, और ऐसे कई गांव हैं। या कल हम लोग चर्चा कर रहे थे नांदेड़, जहां कांग्रेस पार्टी जीतती है, और वहां नांदेड़ की जो 6 सीटें हैं विधानसभा की, 6 के 6 सीटें कांग्रेस पार्टी हार जाती है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी गलतियों, गड़बड़ियों को उजागर करने वाली चीजें हैं, जिस पे आने वाले समय में और हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन डूसू का जो रिजल्ट आज आता है, उस रिजल्ट में देखिए कि उसमें राजीव कुमार की भूमिका नहीं है, तो वहां रिजल्ट कुछ और आ रहा है, यानी एनएसयूआई की जीत होती है, 2-2 की बराबरी होती है। ये सब यहां रखना जरूरी है, इससे एक पिक्चर क्लियर दिखाई देता है। थोड़ा सा बाद में आऊंगा, उस पार्ट पे भी बात करना चाहूंगा। आज जो संभल में चल रहा है, 4 निर्दोषों की जान आखिर किसने ली संभल में, आखिर उनकी रक्षा कौन करेगा, और क्या बटेंगे कटेंगे का यह प्रैक्टिकल नमूना पेश किया गया है उत्तर प्रदेश में, यह भी समझेंगे। लेकिन अभी पहले हम इस राजनीति को समझते हैं। प्रशांत टंडन जी। तो पहले मैं डूसू के दिल्ली के इलेक्शन से शुरू करता हूँ। जी ठीक है। ये जो दिल्ली का आज का रिजल्ट आया है, 7 साल बाद एनएसयूआई का कब्जा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष पद पर हुआ है। ये छोटा इलेक्शन नहीं होता राजीव जी, और दिल्ली के युवाओं का एक ध्वनि यहाँ से हमको मिलती है। 1,45,000 वोटर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें 51,000 छात्रों ने मतदान किया, और अध्यक्ष पद जो जीत कर आए हैं रौनक खत्री, उनको 20,000 से ज्यादा वोट मिले जी। तो ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी है, और चिंता का विषय आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि अब से कुछ ही महीने बाद, 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, और दिल्ली के युवाओं का एक इंडिकेशन यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी आपने बाइट सुनाई एनएसयूआई के प्रेसिडेंट की, जो बात संविधान की कर रहे हैं, जो बात तमाम उन मुद्दों की कर रहे हैं जो राहुल गांधी उठाते हैं। तो राहुल गांधी का कनेक्ट अगर वहाँ पे डूसू में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। अब बात है अडानी जी की। देखिए, जितनी बार भी संसद में ओम बिरला और धनखड़ जी जितनी बार भी ये कहेंगे नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड अडानी का नाम सुनते ही, उतना ज्यादा विपक्ष का काम और मजबूत होता जाएगा। कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं, अडानी का नाम लीजिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, स्पष्ट तौर पे संदेश जनता के बीच में जाता है कि कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो धनखड़ जी इस वक्त मोदी की मदद नहीं कर रहे हैं। अगर वो डिबेट कराएंगे तो जवाब भी होगा बीजेपी और
ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी आएगा। वो जवाब भी विमर्श का हिस्सा बनेगा। अभी क्या हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े होते हैं और जैसे ही वो उनके मुंह से अडानी शब्द निकलता है और नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, पूरे देश की जनता अपने टेलीविजन सेट पे सुनती है जी। तो ये विपक्ष का काम आसान होता है इससे। दूसरा कि अडानी जी के जो अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने हवाला दिया महुआ मोइत्रा के वीडियो का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अडानी के खिलाफ यहाँ मुकदमे लगा दिए जाएंगे बीजेपी शासित प्रदेशों में, ताकि उनका प्रत्यर्पण या अमेरिका को सौंपने का या एक्स्ट्राडिशन ना हो पाए। देखिए, ये सब जो दांवपेच हैं, ये बारीक प्रोसीजरल दांवपेच बहुत काम नहीं आएंगे। ये मामला बिजनेस इंटरेस्ट का है, ग्लोबल बिजनेस इंटरेस्ट का है अडानी जी के। मोदी जी उनके अडानी जी के साथ साथ घूमते रहे, अडानी जी मोदी जी के साथ घूमते रहे, या अडानी मोदी जाते और बिजनेस लाते हैं। अभी आप देखिए, केन्या ने रद्द कर दिया, बांग्लादेश पुनर्विचार कर रहा है, श्रीलंका पुनर्विचार कर रहा है, ग्लोबल बैंक्स पुनर्विचार कर रहे हैं कि अडानी जी को अब लोन दिया जाए कि न दिया जाए इन आरोपों के चलते जी। और अमेरिका में एक और मामला, 2 और मामले और हो रहे हैं जो उनकी चिंता बढ़ा सकते हैं। एक जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जिसके हवाले से ये जांच सामने आई है, जिसने पकड़ा है इस घोटाले को, उसके पास किसी विदेशी नागरिक को सम्मन करने या उसको एक्स्ट्राडाइट करने या गिरफ्तार करने के अधिकार नहीं है। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अब उसके प्रॉपर चैनल्स से अब ये प्रोसीजर को लॉन्च करने जा रहा है। ये एक नई परेशानी होगी और वो क्या नए चैनल्स होंगे, उसका भारत और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में क्या असर पड़ेगा, क्या एक्सचेंज होगा, क्योंकि कुछ मामले अमेरिका में चल रहे हैं जो कि परेशानी वाले हैं, जिसमें कि तमाम भारतीय अधिकारियों के नाम भी आए, रॉ के नाम भी आए उसमें जी। उसमें अजीत डोभाल का भी नाम आया है, पन्नू का केस की जिक्र कर रहा हूं मैं। तो कहां तक ये मामला जाता है ये भी देखना है। दूसरी एक और नई चीज आ रही है अमेरिका में, अब ये एक नया जांच शुरू हो रही है कि क्या अडानी जी ने अमेरिका से के बिजनेस करने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन किया है। अब ये अगर पाया जाता है तो एक नई मुसीबत उनके लिए आएगी, उनके अमेरिका में तमाम इन्वेस्टमेंट और उनकी कंपनियों के ऊपर जो है खतरे घंटी बज जाएगी। तो ये मामला ग्लोबल बिजनेस का है। जहां आप किसी अखबार में, किसी अपने टीवी चैनल में, कोई सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरिए आप कुछ कराते रहो, लेकिन वो ये मामला ग्लोबल बिजनेस का है और अडानी जी का ग्लोबल बिजनेस इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। आज भी उनके शेयर्स बहुत गिरे हैं। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स बुरी 8% गिरे हैं जी। लगातार उनके शेयर्स गिर रहे हैं। तो ग्लोबल बिजनेस पे उनका असर पड़ेगा, तो इसलिए उनकी मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आती हैं और मुश्किलें बढ़ेंगी। जहां तक महाराष्ट्र का मामला, एक सेंटेंस केवल बोल दूं कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को दोनों तरफ तैयारी करनी पड़ेगी। एक, गलतियां कहाँ हुई हैं नैरेटिव को लेकर, मैसेजिंग को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर, ये सब आप करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे दबाव, इलेक्शन प्रोसेस का एक आंदोलन वहां पे खोलना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि एक गांव के लोग सड़कों पर आए, इलेक्शन चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए कि उस गांव में वास्तविक कितने वोट पड़े जी, और कितने वोट किसको मिले, सफाई दें। दूसरी बात, देखिए, इलेक्शन प्रोसेस में अब जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो तो एजेंडा पे आएगा ही आएगा। एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि तमाम महाराष्ट्र के नेताओं की, लोगों की राय सामने आ रही है, और अगर ये इलेक्शन ऑर्गेनिक ढंग से नहीं जीता गया है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है, जनता की राय नहीं है ये, तो आप ये मान के चलिए कि तमाम सारे प्रोजेक्ट में, इंक्लूडिंग अडानी का धारावी प्रोजेक्ट में, सोशल रेजिस्टेंस बड़ा होगा। महाराष्ट्र में सोशल मूवमेंट्स अब हम देखेंगे।
क्योंकि लोगों की अगर इच्छा के विरुद्ध सरकार बनी है तो लोग सड़कों पे भी तमाम मुद्दों पर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, ऐसी खबरें हैं, तो उन सब का आप इंतज़ार कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसी वक्त विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और 28 तारीख को प्रियंका गांधी शपथ ले रही हैं संसद में। 28 तारीख को शपथ ले रही हैं, ऐसी खबर आई है। दूसरी तरफ 28 तारीख को ही उधर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि महाराष्ट्र में कब, किस दिन और कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। और इसके लिए दिल्ली में सब कुछ कर रहे हैं। दिल्ली देवेंद्र फडणवीस आ चुके हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, तमाम नेता दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र की विधानसभा कल खत्म हो रही है। आप जानते हैं विधानसभा सत्र कल आधिकारिक तौर पर खत्म। विधानसभा जो है सत्र नहीं बल्कि पूरी की पूरी वहाँ की वो खत्म, उसका कार्यकाल खत्म। और इसके बाद फिर अगले विधानसभा के कार्यकाल 27 तारीख से जो शुरू होंगे, उससे पहले क्या महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, ये सब कुछ यहाँ सवालों के घेरे में है। और इसीलिए महाराष्ट्र की चर्चा बहुत हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ये बात भी है कि क्या लाडकी बहन योजना जो है वो इतना प्रभावी साबित हुई, ये योजना, कि लोग बम्पर वोट दे गए और महिलाएं पुरुष सब मिलकर बीजेपी और महायुति को वोट देकर आ गए। सवाल तो बहुत वाजिब है, लेकिन उसका जवाब अगर देखेंगे तो राजीव कुमार से अपने को पूछना पड़ेगा कि हाँ, क्या यही था? अगर ऐसा था तो एक गांव के लोग बाहर निकलकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि यहाँ 0 वोट है कांग्रेस को? क्यों ऐसा है? और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। आने वाले समय में उन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ही कहीं ना कहीं अब आज की तारीख में अदानी साहब भी निहित हैं। अदानी, धारावी, ये सब कुछ साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव में चलता रहा। और इन सब के बीच आज जब जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है, सदन के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव आता है, अदानी का नाम सामने आता है, संसद एडजर्न। कल संविधान दिवस है, 26 नवंबर संविधान दिवस है। देखते हैं कल क्या कुछ होता है, कैसे तमाशा खड़ा किया जाता है संविधान के नाम पर। तमाशा वर्ड कोटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही तो चल रहा है पिछले कई सालों से और लगातार उसी की बात होती है। तो ये सब कुछ देखेंगे, लेकिन आज जो हो रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। राजीव जी, जो हो रहा है वो बड़ा ही विचित्र हो रहा है, कहना चाहिए। पूरे देश की अर्थव्यवस्था कहीं और जा रही है, लेकिन शेयर मार्केट है जो रह रह के कुनाचे भरता है। अडानी के शेयर कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। और जो मुंबई शहर है जहां धारावी है, जिस धारावी प्रोजेक्ट को अडानी को देने की बात की जा रही है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम आए सरकार में तो हम उसे रद्द कर देंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। जाहिर है अडानी का स्टेक अभी धारावी में है और वो उसमें पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। संसद में, दोनों ही सदनों में जिस तरह की गतिविधियां हुई, जिस तरह अडानी का नाम या तो इतना पवित्र है या इतना अपवित्र है कि अडानी का नाम संसद में लेते ही उस पर चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा होती है तो रिकॉर्ड में नहीं आ सकती। तो आखिर समझ में नहीं आया कि जिस व्यक्ति के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, तमाम मीडिया में चर्चा हो रही है, दुनिया भर में चर्चा हो रही है, सदन में उस व्यक्ति का नाम आते ही हमारे सदन के प्रमुख क्यों विचलित हो जाते हैं। तो ये बातें भी बड़ी चिंता की है। तीसरी एक चिंता की बात यह है जो आज हुई है कि संभल के बाद अब एटा में भी इस तरह की दंगों की खबरें आ रही है। तो ये किस तरह से इधर नतीजे आए और उधर दंगे शुरू, इधर नतीजे आए और उधर दंगे शुरू, और ये सब है क्या? सवाल यह है कि क्या वही तो है कि एक है तो सेफ है, इसी को प्रचारित करने की साजिश तो नहीं? और एक बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कही, कल संविधान दिवस है, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया है कि संविधान में से धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द नहीं हटाए जाएंगे। यानी वो याचिकाएं खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। यानी सरकार पर हर तरफ
सुप्रीम कोर्ट से लेके संसद तक, राज्यसभा, लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा तक में बड़े सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में तमाम नेताओं ने कहा है कि हम जाके याचिका लगाएंगे कि चुनाव में मतगणना ठीक से नहीं हुई है, तो उसके बारे में अभी राकेश जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जो दोषी है उसे ही जांच का काम सौंपा जा रहा है। ऐसा आमतौर पे होता है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो होता ही है कि जो पटवारी गड़बड़ी करता है, जब जांच की मांग होती है तो जांच करने वाला पहले मुख्य सचिव, फिर कमिश्नर, फिर कलेक्टर, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष और अंत में वही पटवारी ही आ जाता है। यानी पटवारी के खिलाफ जांच की मांग होती है और पटवारी ही जांच करने लगता है। तो ऐसी ही बातें अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर जो लक्षण दिख रहे हैं सरकार के लिए, वो लक्षण सरकार के लिए ठीक नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितना भी बोले, लेकिन लक्षण उनके पक्ष में नहीं है। चाहे डीयू के चुनाव हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो या झारखंड के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव में जो शंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि एकाएक चमत्कार चुनाव में इस तरह होते हैं ये हमने नहीं देखा। चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए वो बड़े ही चौंकाने वाले रहे। कुल मिलाकर अगला सदन का जो सत्र होगा संसद का, वो अडानी जी को समर्पित रहेगा। अडानी जी के बारे में कोई जांच पड़ताल होगी नहीं। अडानी जी का नाम लेते ही सभापति जी और अध्यक्ष जी बिदकेंगे, जो होना ही है। और महुआ मोइत्रा की जो शंका है उसकी दिशा में भी काम होगा। यानी अडानी को पवित्र गाय बनाए रखना है, अडानी के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। राजीव जी फिलहाल इतना ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा सुनील शुक्ला जी, 146 सांसदों को निलंबित किया गया था। क्यों किया गया था? सेंटर पॉइंट में कौन था? क्या फिर से वही स्थिति आने वाली है? ये जो 1 महीने का सत्र है, 22 तारीख तक, 22 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। आज से इसकी शुरुआत हुई है 25 नवंबर से, 22 दिसंबर तक का ये सत्र। लेकिन क्या फिर से ये सत्र अदानी और उसके इर्द गिर्द रहेगा? ऐसा दिखाई देता है। और अगर ऐसा है तो फिर मूल मुद्दे कहाँ हैं? और क्या ये अब ओपन, एक ये बात समझने की जरूरत है कि चाहे महाराष्ट्र का रिजल्ट हो, चाहे अपने हिसाब से रिजल्ट का मैनिपुलेशन हो, ये सब कुछ, चाहे अमेरिका में अदानी के नाम से वारंट निकलना हो, ये सब कुछ अगर देखिए तो क्या सरकार बिल्कुल ओपन, यानी फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू कर दी है कि आपको जो करना है करिए, हम तो अगर अदानी को बचाना है तो बचाएंगे, इसके लिए निलंबित करना है अगर सांसदों को तो निलंबित करेंगे। ये सब कुछ देखने वाले हैं क्या हम? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। क्या अडानी, आपने कहा कि अडानी का मुद्दा छाया रहेगा, मूल मुद्दे कहां चले जाएंगे? तो क्या अडानी का मुद्दा मूल मुद्दा नहीं है? क्या अडानी का मुद्दा एक व्यक्ति का मुद्दा है? अडानी का मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस बात पर अडानी का मुद्दा में जुड़ा हुआ है कि विदेशी जो इन्वेस्टमेंट किसी भी देश में होते हैं, अगर उनको इस बात का आश्वासन न हो कि उनके द्वारा निवेश किए जा रहे धन का सुरक्षा सरकार करेगी, और उसके लिए नियम है, किसी के भरोसे पे नहीं रहेगा वो। और अगर भारत देश यह संदेश देने में विफल रहता है तो क्या आप ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता? किसी एक व्यक्ति ने कोई लापरवाही की, किसी आर्थिक नियमों का उल्लंघन किया, किसी से लेन देन में गड़बड़ियां की, किसी को चीट किया, मामला केवल ये नहीं है। यह मामला यह है कि इससे यह संदेश जाना है कि एक व्यक्ति के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए तमाम तरह के संरक्षण दिए गए। एक व्यक्ति अपने आर्थिक हितों के लिए तमाम जो प्राविधान थे उनका उल्लंघन करता रहा, और यह देश की कीमत पे हुआ। आखिर जो इस मामले में एड्यूर जो दूसरी कंपनी है जिसके साथ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने समझौता किया, उसने क्यों अपने को विड्रा किया? उसने अपने उसके पास जो जितना का कॉन्ट्रैक्ट था उसने क्यों सरेंडर किया? और अगर ये सरेंडर किया तो ये अन्य विदेशी जो निवेशक हैं उनके लिए संदेश नहीं आता कि किस तरह के
क्या स्थिति है भारत में? अडानी का मुद्दा केवल ये नहीं है कि अडानी के मुद्दे को सरकार ने संरक्षण दिया या सरकार उनके उस कारपोरेट के पैसे पे ये राजनीतिक दल काम कर रहा है। ये बड़ा विषय है जी। इस देश के नागरिकों का विषय है। इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर अडानी से ₹2.98 प्रति यूनिट बिजली खरीदने का समझौता क्यों किया गया? इतने महंगी बिजली खरीदने की कोशिश क्यों की गई? क्या यह आम नागरिकों की कीमत पर नहीं हो रहा था? यह पैसा किसी की जेब से जाएगा नहीं, सरकार के किसी मंत्री की जेब से जाएगा नहीं। जो उस बिजली का उपभोग करेंगे स्वाभाविक है कि आम नागरिक करेगा, उसकी जेब से जाएगा। तो ये राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ये मूल मुद्दों में शामिल है, इसको या इस तरह से नहीं कहा जाना चाहिए कि यह ऐसा मुद्दा है जिसको केवल विपक्ष के लोग सरकार को घेरने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। अगर वो इस मुद्दे को नहीं उठाते तो वह आम जनता के हितों से कतराते हैं जी। आखिर जो आपने तेलंगाना सरकार के रेवंत रेड्डी का आपने बयान सुनवाया, एक मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए का को सरेंडर कर देता, क्यों? केवल राजनीति करने के लिए? अगर यह बात सबके सामने आ गई कि राज्य सरकार ने एक ऐसा समझौता किया जिससे उस राज्य के नागरिकों के हितों का उल्लंघन होता है, अब तो यह काम आंध्र प्रदेश की सरकार को करना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सहयोगी की सरकार है। यह काम उड़ीसा सरकार को करना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार है। यह काम तो बहुत पहले जम्मू कश्मीर की सरकार को उपराज्यपाल के समय में कर देना चाहिए था। मनोज सिन्हा साहब क्यों इंतजार करते रहे? यह एक ऐसा विषय नहीं है कि केवल आप किसी व्यापारी को या किसी उद्योगपति को आप उसके नियमों के उल्लंघन के लिए घेरे। राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ विषय है और यह इतना आसान सा विषय नहीं है कि ठीक है आप चीजों को डिले कर सकते हैं। अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते, प्रत्यर्पण नहीं करना चाहते, तो वही फॉरेन करप्शन एक्ट में प्राविधान है कि जिस देश में है उनको उन्हीं साक्ष्यों के अनुकूल कार्रवाई करने आधार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी जो साक्ष्य एफबीआई ने जुटाए हैं। उसमें आप नए तथ्य नहीं अपने लेने लगेंगे, उन तथ्यों के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। और उस 54 पेज का जो आरोप पत्र है उसको आप देख लीजिए कि एफबीआई ने क्या क्या नहीं कहा। इसमें दोनों मामले हैं, सिविल का भी मामला है और आपराधिक मामला भी है। ये केवल ये मामला नहीं कि आप अपने आप बैठे रहिए और कोई भी काम करते रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। यह अमेरिकी सरकार की ओर से लगा हुआ आरोप पत्र है जी। ये किसी इंडिविजुअल ने, किसी जॉर्ज सोरेस ने और किसी हिंडनबर्ग ने नहीं लगाया। यह अधिकृत एजेंसी ने चलाया है और 4 सालों की जांच के बाद चलाया है। ये तो प्रमाणित है सबके सामने कि अगर 2022 में अडानी साहब को उनके भतीजे को एक नोटिस मिल गई थी, वह जांच की प्रक्रिया में थे, तो उन्होंने सेबी को क्यों नहीं बताया? सेबी को क्यों बताया कि हमारे खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही? ये तो अपने आप में पुष्ट है। यह अभी कब बताया इन्होंने अडानी जी ने सेबी को? 4 दिन पहले जब आरोप पत्र सामने आ गया जी। 2022 से मामला चल रहा है। तो ये ऐसे कुछ तथ्य नहीं है जिन तथ्यों को लेकर के आप छुपा लेंगे। और अगर आप तथ्यों को छुपा लेते तो ऐसा नहीं था कि आप संसदीय कार्रवाई नहीं चलने देंगे। आप कहते कि ठीक है हम बहस करेंगे, बहस कीजिए। और जो इस बात में घसीटने की कोशिश की जा रही है कि जो रिश्वत देने की बात की गई है वो राज्य सरकारों को के अधिकारियों को देने की बात की गई जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी, यह भी मसला नहीं है। अडानी जी का समझौता किससे था? सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया से था। सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की संस्था है। भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अडानी साहब का सीधा संबंध किसी राज्य से नहीं है। ये इसके जवाबदेही भारत की सरकार को देना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है जी। इसलिए ये सामान्य मुद्दा नहीं है। और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर विपक्ष जीवित नहीं रखेगा तो अपने दायित्वों से भागेगा। वो देश की जनता को आश्वासन देने की जिम्मेदारी विपक्ष के पास है कि अगर सरकार इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, विपक्ष आक्रामक है और उसको होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आप चर्चा नहीं होने देंगे और सदन की कार्रवाई स्थगित कर देंगे तो ये मामला ठंडा हो जाएगा या हो जाएगा कि आप राजनीति प्रेरित है। ये राजनीति प्रेरित बिल्कुल नहीं है, ये देश हित का मुद्दा है। अगर आप अब चुनाव की बात कीजिए, महाराष्ट्र के चुनाव में निश्चित रूप से
महाविकास अघाड़ी के लिए एक आत्मविश्लेषण का समय है। लेकिन निर्वाचन आयोग पे जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों की सफाई तो निर्वाचन आयोग को देनी ही पड़ेगी। अगर किसी गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग वोट डालने ही नहीं गए, या हमारे इतने को वोटर ही हैं, उससे ज्यादा मतों की गिनती हो गई, तो निर्वाचन आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए कि कैसे हो गया ये। जी, अगर ये कहा जा रहा है, अगर ये आरोप लग रहे हैं कि पड़े हुए मतों से ज्यादा मतों की गिनती हो गई, तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग की जवाबदेही बनती है। अगर विनोद तावड़े साहब ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास से पैसा नहीं बरामद हुआ, तो निर्वाचन आयोग को जानकारी देनी चाहिए कि साहब जो पैसा बरामद हुआ वो किस तरह का पैसा था। जी, निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान जिन चीजों की अपेक्षा उससे की जाती थी, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए तो नहीं दिखाई पड़ा। अगर ये बात कही जा रही है, ये पूरे राज्य में कही जा रही है कि पैसे का जोरदार धुआंधार उपयोग किया गया, तो कैसे हो गया? पैसा तो ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप कोई जेब में डाल के लेके चला जाएगा। ये पैसा कैसे बढ़ता रहा, उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये जवाबदेही क्या निर्वाचन आयोग के ऊपर नहीं बनती है? चुनाव तटस्थ हो, निष्पक्ष हो, ईमानदारी के साथ हो, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जाने दिया जाए, इसकी जवाबदेही किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी दावा कर सकती है, दावा कर रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 9 में से 7 सीटें उसने जीत लिया, उसने 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीन ली। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ेगा कि अगर मतदान केंद्रों तक मतदाता नहीं गए, उनको जाने नहीं दिया गया, निर्वाचन आयोग के निर्देश के बावजूद पुलिस और सुरक्षाकर्मी मतदाताओं से उनकी पहचान पत्र, वोटर लिस्ट और वोटर्स पर्ची मांगते रहे, क्यों हुआ ये? इसका तो कोई अधिकार नहीं है सुरक्षा कर्मियों के पास। जी, तो ये तमाम मुद्दे हैं ना। केवल चुनाव जीत गए आप, आपकी संख्या बढ़ गई, इस बात खत्म हो जाती है। यह तो ये ऐसा विषय है जो पूरी तरह से इस देश में चुनाव कैसे होंगे, क्या उन्हें वही लोग चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे, या सफल हो जाएंगे जिनके पास संसाधन है या जिनके पास सरकारी मशीनरी है? और इन विषयों को लेकर के विपक्ष को जाना ही पड़ेगा जनता के बीच में, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और वह जो ये बात विपक्ष कर रहा है कि मैं सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, इसके अलावा करेंगे क्या? जनता के प्रति जनता के को भी के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। सरकार तो कुछ नहीं करने वाली, सरकार तो कह रही है कि हम चुनाव जीत गए। सरकार अगर कह रही है कि हम महाराष्ट्र में जीत गए हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि अपमानजनक पराजय आपका झारखंड में होगा? जी, उसकी बात कीजिए। कोई मुद्दा झारखंड के लोगों ने आपका स्वीकार नहीं किया, किसी बहस को नहीं चलने दिया। तो अगर आप जीते हैं, आपको बधाई है महाराष्ट्र की, लेकिन आप बुरी तरह से पराजित हुए हैं। जो अब तक के झारखंड के इतिहास में सबसे बुरी पराजय भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी, और जितने हथकंडे थे सब आपने अपना लिया था, ये भी स्वीकार कीजिए। तो ये अडानी का मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसे मूल मुद्दों से हटने की बात की जा रही है। ये मूल विषय मैं मानता हूं, और इस पर चर्चा विपक्ष को करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की जो बैठक हुई है, बैठक से निकलकर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनते हैं। जयराम रमेश अभी जो बैठक खत्म हुई है उसके बारे में बता रहे हैं, सुन लीजिए जरा। कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता एलओपी राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी भी मौजूद थे। और लोकसभा में और राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं, उस पर हमने बहस की। कई ऐसे आर्थिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, मुडानी घोटाले का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, सीमा को लेकर जो चीन के साथ हमारे समझौता हुआ है, जो सरकार दावा कर रही है, तो उसके बाद क्या चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है सीमा पर। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण, और जो अभी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, कराए गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सभी
13-14 मुद्दे हैं, प्रदूषण का मुद्दा भी है। तो हमने बातचीत की। कल तो एक विशेष बैठक है, कल पार्लियामेंट का सत्र नहीं होने वाला है। कल 75वां वर्षगांठ है संविधान एडॉप्शन का। पर परसों से जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, आज हमने उठाया लोकसभा में और राज्यसभा में, उसको हम जारी रखेंगे, उस पीछे नहीं हटेंगे। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर सीधा सीधा जयराम रमेश बता रहे हैं कांग्रेस की जो बैठक हुई, उस बैठक में पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक हुई और पार्लियामेंट में क्या कुछ करना है, किन मुद्दों पर आगे बात बढ़ानी है, किन मुद्दों पर वहाँ ये तमाम बातें यहाँ रखते हुए जयराम रमेश अभी आप सुन रहे थे। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये बैठक अब यहाँ से आगे कांग्रेस की रणनीतियाँ, गतिविधियाँ, इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और कांग्रेस से बहुत उम्मीद भी इस देश के मतदाताओं, यहाँ की जनता को है। अब इसके आगे दिल्ली का चुनाव भी है और उसके बाद बिहार का चुनाव, और उसमें अभी जो 2 चुनाव बीते हैं उन दोनों चुनावों में जो हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर जो कुछ हुआ है इस पर, और दूसरी तरफ अदानी के मसले पर और इन तमाम मसलों पर जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी, चाहे वो माधवीपुरी बुच का मामला हो या और मामले हों, इन मसलों पे जैसे राहुल गांधी एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है और इस पर यहाँ काम करते हुए कांग्रेस दिखाई देती है। जरा जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूँ। दिन भर गहमा गहमी का आलम रहा अमलेंदु जी, और उसमें संसद से बाहर सड़क तक और अदानी और चुनाव की बात जब भी आ रही है तो अदानी का नाम साफ साफ सीधे सीधे आ रहा है। कैसे देखा जाए और यहाँ से क्या आपको लगता है कि अब विपक्ष का जो दबाव है वो और कारगर साबित होगा? क्योंकि सबसे बड़ा दबाव इलेक्शन कमीशन पर, सरकार पर बनाना पड़ेगा अगर आगे फेयर चुनाव चाहिए तो। बहुत लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि 9 सीटों में से 7 सीटें भाजपा जीत गई उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, अभी कितनी कहानियां हैं वहां जो 7 सीटें भाजपा जीती है उसकी, इसका जिक्र भी कई बार होगा आने वाले समय में। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पूरी पोल खोल के रख दूंगा कि कैसे चुनाव और कहां कहां क्या क्या हुआ है, कैसे काउंटिंग, और काउंटिंग में भी क्या पूरी काउंटिंग हुई। 2-1 ऐसी सीटें हैं जहां पूरी काउंटिंग भी नहीं हुई। खैर अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, अब विपक्ष को निश्चित तौर पे दबाव तो बनाना पड़ेगा चुनाव आयोग पर, और अडानी का मसला भी गंभीर है। दोनों मसले बिल्कुल बराबर चल रहे हैं और चुनाव भी राजीव जी अडानी से जुड़ा हुआ है। जो महाराष्ट्र में गड़बड़ियां हुई हैं उसके पीछे भी अडानी है एक तरीके से देखा जाए, चूंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे। राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी ने गिराई ही इसलिए थी ताकि अडानी को महाराष्ट्र को बेचा जा सके, इसके लिए किया गया। तो अडानी निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो राजीव जी आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का एक गांव है वहां कांग्रेस को 0 वोट मिला, इतना ही नहीं है कि वहां कांग्रेस को 0 वोट मिला, वहां के मतदाता बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 70% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, 0 कैसे आ गया? ये खुल के आया सामने। 0 वोट तो कहीं भी मिल सकता है, किसी पार्टी को हो सकता है भाई आपका कोई मतदाता ही नहीं हो, लेकिन वहां 0 वोट है, लेकिन मतदाता वहां सड़क पर निकलकर कह रहा है कि हमने तो वोट कांग्रेस को दिया, ये 0 कैसे आ गया? तो ये बवाल मचा हुआ। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने जो चैलेंज दिया, एक तरीके से कहा जाए कि भाई उनके जो कुंदरकी में 58% वोटिंग हो गई और वहां किसी भी मतदाता के हाथ में वो स्याही नहीं लगी हुई है। तो चुनाव आयोग अगर पाक साफ है और कोई इस तरीके से हेराफेरी नहीं की गई है तो चुनाव आयोग को तुरंत जाकर कुंदरकी में ये जांच करानी चाहिए अखिलेश यादव के आरोपों की। रैंडम जाइए और उठाइए 10 पोलिंग बूथ और वहां जाकर देखिए किन किन लोगों के हाथ में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, कितना पड़ा है, और निकालिए किन लोगों का पड़ा। तो ये काम तो चुनाव आयोग को करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव आयोग करेगा नहीं राजीव जी, चूंकि इस मामले में चुनाव आयोग खुद मिला हुआ है। और ये अब जोर शोर से बात उठानी पड़ेगी कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। चुनाव आयोग में बैठे हुए राजीव कुमार जी वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, ये विपक्ष को खुलकर कहना पड़ेगा। हालांकि अब कहना शुरू कर दिया है। संजय राउत ने भी आज साफ तौर पे कहा, पवन खेड़ा की भी आ चुकी है। मतलब सारा विपक्ष जो है इस बात को कह रहा है कि चुनाव आयोग से निपटना जरूरी है। और जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाई ये देखना पड़ेगा, और झारखंड जो महाराष्ट्र की बात चल रही थी वो उन्होंने भी जिक्र किया है दिग्विजय सिंह ने कि महाराष्ट्र इनके लिए झारखंड से ज्यादा जरूरी था, तो वहां सारी चीजें की
और झारखंड में करते, लेकिन वो चूंकि ये बताना था साहब लाड़की बहना योजना है, उसने बड़ा काम किया। और चूंकि प्रशांत जी मुंबई से सवाल पूछ रहे थे कि जो हमारे सब विश्लेषक गण हैं वो कह रहे हैं कि साहब लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र में काम कर रही है और वो झारखंड में काम नहीं कर रही है, तो ये समझ में आ गया बीजेपी को कि अगर दोनों जगह ये काम कर लिया जाएगा जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठेंगे कि जिस लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र में काम करेगी उस वो मैया सम्मान योजना फिर झारखंड में क्यों नहीं की? तो झारखंड में इसलिए नहीं हुआ कि महाराष्ट्र की जीत को जस्टिफाई करना था लाड़की बहना योजना से, इसलिए वहां ये किया गया और झारखंड को इसलिए छोड़ दिया गया, वरना कोशिश झारखंड में भी शुरू की गई थी। मुझे लगता है शायद हम लोगों का, प्रशांत जी का खासतौर से उस दिन का वहां से न्यूज पॉइंट में जो एक सवाल था उसको देखकर जो है शायद कुछ समझ में आ गया होगा और बाद में चीजें कुछ बदली होंगी, तो ये देखा जा सकता है राजीव जी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से आज सदन चला है और जिस तरीके से सभापति महोदय का, धनखड़ साहब का रहा है मामला और अडानी जिस तरीके से मसला बने हुए हैं, निश्चित तौर से ये, और दूसरा राजीव जी ये देखिए अडानी का मसला जो है ये केवल इतना नहीं है कि उन्होंने रिश्वत दे दी या रिश्वत पे जांच चल रही है, ये इस राष्ट्र की सुरक्षा से, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला इस प्रकार है कि अगर विदेशी निवेशकों को ये लगेगा कि यहाँ रिश्वत दे करके और यहाँ इस तरीके से अडानी साहब जो है वो ले लेते हैं और किस तरीके से ईडी और सीबीआई जो है वो छापे मारकर व्यापार जो है उन पे कब्जा करा देती है, तो कहां से विदेशी निवेश आएगा, ये बड़ा मसला है। और यहां से तो नोट भर के जा रहे हैं, स्विस बैंक में नकदी बढ़ गई है भारत के लोगों की, ये तो रिपोर्ट्स है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर मसला है। ये सिर्फ ये नहीं है कि अडानी कोई हेरा फेरी कर उनको अमेरिका को सौंप देना चाहिए, ये इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जा रही है पूरे विश्व में भारत के खिलाफ इस तरीके से माहौल न करा दीजिए। जी, अडानी का मामला और अर्थव्यवस्था का मामला, ये सारे मामले चलते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस मामले को हम चुनाव से जोड़ के देख सकते हैं? क्यों आखिर राज्य दर राज्य चाहिए नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, और उसके क्या फायदे हैं? और नॉर्मली आप समझ सकते हैं, यहाँ अगर आप कहेंगे तो क्या हो सकता है कि कई सारे साथी कहें कि किस टाइप का वाहियात सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये सवाल इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है डॉक्टर राकेश पाठक जी कि इससे ये समझ में आता है कि ये जुगलबंदी जो है वो क्यों है। अडानी, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी, ये तीनों साथ साथ क्यों ये जुगलबंदियाँ, और इसके पीछे क्या? और यहाँ से तीसरा टर्म और तीसरे टर्म में और ऐसी भयावह स्थितियां हम देखेंगे आने वाले समय में। डॉक्टर राकेश पाठक जी। जी राजीव जी, बहुत अच्छा सवाल है राजीव जी, क्योंकि इस पूरी जुगलबंदी के पीछे हमारी राष्ट्रीय जो परिसंपत्तियां हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका एक तरफा और एकाधिकार पूर्ण दोहन छुपा हुआ है। ये अन्योन्याश्रित संबंध है नरेंद्र मोदी और अडानी का, जिसको जयराम रमेश और हम लोग मोरनाही शब्द देते हैं, मोदी का और अडानी का दोनों का मिलाकर। इसके पीछे असली वजह ये है, कोई भी व्यापारिक घराना तरक्की करे इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। मोदी से पहले भी इस देश में टाटा, बिरला और यहाँ बहुत सारे लोग तरक्की कर करके आगे बढ़े, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने किसी एक व्यावसायिक घराने को, किसी एक धनपति को देश के सारे संसाधन पौने पौने में बेच दिए हो या सुपुर्द कर दिए हो। इतनी लंबी फहरिस्त है, पूरे देश को मालूम है आज की तारीख में अडानी के पास क्या क्या है। एयरपोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, तमाम सारे और ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो बेजा तरीके से सरकार ने उन्हें दे रखे। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद उस देश से अडानी का कोई ना कोई करार हो जाता है, कोई बड़ा ठेका उन्हें वहां मिल जाता है। यद्यपि अब थोड़ी सी उल्टी गिनती भी शुरू हुई है, कई देशों ने अडानी के साथ करार रद्द कर दिए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो ये रिश्ता इसलिए है कि दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, उनके संगठन को जिस तरह की मदद चाहिए वो सारी मदद अडानी के खजाने से होती है, और जब मोदी सत्ता में होते हैं तो वे अडानी की मदद करते हैं। एक शुरुआत में विषय आपने राजीव जी रखा था कि संविधान की प्रस्तावना में से
धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द बनाने के लिए याचिका लगी। देश को और हमारे दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर इन शब्दों से आपत्ति किसे है। आपत्ति उसी विचार परिवार को है जो सचमुच इस देश में न तो धर्मनिरपेक्षता चाहता है न समाजवाद चाहता है, जो सिर्फ एक बहुसंख्यक राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति करना चाहता है। इसलिए हमारे डीवी लाइव के दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें कि ये याचिकाएं कई याचिकाएं लगी थी और उनके पीछे कौन थे याचिका कर। नंबर 1, प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। नंबर 2, अश्विनी कुमार उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के नेता। नंबर 3, विष्णु शंकर जैन। इनका नाम कल से बहुत तेजी से एक बार फिर सामने आया है। ये वही विष्णु शंकर जैन है जो कल संभल में मस्जिद में दोबारा सर्वे करने के लिए जो भीड़ जा रही थी उसके आगे आगे चल रहे थे, जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसके बाद जो दंगा भड़का, ये वही विष्णु शंकर जैन, ये वही विष्णु शंकर जैन है जिन्होंने बनारस सहित देश भर में तमाम मस्जिदों के पीछे, मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा करके अलग अलग अदालतों में याचिकाएं लगा रहे। ये 3 नाम ये बताने के लिए पर्याप्त है इस देश को कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः सेकुलरिज्म की विरोधी है। वो एक धर्म की सत्ता, हिंदू राष्ट्र चाहती है इस देश में। वो समाजवाद की विरोधी है, वो लोगों में समान दर्जे के समर्थन में नहीं है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन से जो शब्द जोड़े गए थे उन्हें हटाने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यद्यपि उनकी याचिका खारिज हो गई और मुझे लगता है आज के बाद इस तरह की कवायद बंद कर देनी चाहिए बीजेपी और संघ परिवार के लोगों को। वे कभी भी संविधान की प्रस्तावना में से इन दोनों शब्दों को नहीं हटवा पाए। बहुत सारी नजीरें सुप्रीम कोर्ट पहले भी देता रहा है, केशवानंद भारतीय विरुद्ध भारत सरकार, SR बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार वगैरह वगैरह। कहने का आशय यह है कि इस वक्त हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, संबल से लेकर अब एटा की बात बता रहे थे सुनील जी या प्रकाश जी बता रहे थे कि वहां भी सुमुगावट, सांप्रदायिक दंगे की हो रही। इससे पहले बाराबंकी, बहराइच वगैरह वगैरह ताकतें हैं जो इस देश के ताने बाने को, इस धर्मनिरपेक्ष हमारे फैब्रिक को खत्म करना चाहती हैं। इसलिए हर मौके की तलाश में रहते हैं और इसके लिए उन्हें वो सत्ता चाहिए जो इस वक्त सत्ता में है। ऐसे लोग चाहिए जो इस तरह के धनपशुओं, धनपतियों के संरक्षण के लिए काम करे और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाली ताकतों का भी संरक्षण करे, और जैसा कि इस वक्त हो रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ कर रहे हैं। जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, अडानी के मसले को थोड़ा मैं और उस पर बात करता हूं कि अडानी जी अब लगातार खबरों में रहेंगे, और क्योंकि ग्लोबल बिजनेस में दबाव आएगा, एक के बाद एक देश अभी उनसे बिजनेस करने में कतराएंगे। आज तेलंगाना ने कर दिया, कल और राज्य भी आएंगे। तो बीजेपी शासित प्रदेश जितने हैं वहां पे अब अडानी जी का जोर रहेगा, और मुख्य टारगेट महाराष्ट्र होगा, जिसके लिए सब किया गया। राजीव कुमार जी की सुविधाएं ली गई। तो धारावी, सॉल्ट पैन, अभी मतलब सितंबर में चुनाव के ठीक पहले सॉल्ट पैन की लैंड अडानी जी को दे दी गई, आवंटित कर दी गई, धारावी। और यहाँ पे उनको विरोध भी देखना पड़ेगा। धारावी में राजीव जी हम लोग गए थे और हम लोगों ने धारावी की गलियों में देखा कि वहाँ सर्वे हो चुका है, और लाल रंग से मकानों पे, धारावी की मकानों पे और दुकानों में लाल रंग से नंबर लिख दिए गए सर्वे के। अब वो नंबर क्या है, वो मकान चिन्हित किए गए हैं। अब वहां पे जाएंगे बुलडोजर
और जब बुलडोजर जाएंगे तो एक मुद्दा बनेगा, राजनीतिक मुद्दा बनेगा। तो अडानी जी लगातार खबरों में रहेंगे, पार्लियामेंट में आता रहेगा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड होता रहेगा और लोग इस देश की जनता सुनती रहेगी। जहां तक संभल का मामला है, कि संभल का मामला बहुत गंभीर है और ये इसमें योगी सरकार, उनकी पुलिस, बीजेपी, आरएसएस, उसका तो एक रोल है ही जी। एक इसमें बड़ा रोल जो है वो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब का भी है। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें ये निर्धारित है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद अब कोई और दावा नहीं किया जाएगा और 15 अगस्त 1947 में जो स्थिति थी वो यथास्थिति कायम की जाएगी। किसी भी रिलीजियस प्लेस का, किसी भी धर्म का, उसका कन्वर्जन दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में नहीं होगा। ये स्पष्ट तौर पे कानून में लिखा हुआ है। अब एक गलत और बहुत ही विवादित इंटरप्रिटेशन उसका निकाला गया कि कन्वर्जन तो नहीं होगा लेकिन सर्वे हो सकता है। अब वो सर्वे हो सकता है तो ये होगा जो हो रहा है संभल में, कि 4 बेकसूर लोगों की जान चली गई। और सर्वे आप करने नारेबाजी, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर जाएंगे, नारेबाजी करेंगे किस तरीके के, तो वो मजिस्ट्रेट जिसने, वो जज जिसने की आदेश दिया, उसने तो नजीर लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उन्होंने ये फैसला किया। तो ये पूरा, और ये मामला चलेगा तो ये रुकेगा नहीं। हजारों मंदिर, मस्जिद, गिरजे, जैन, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल इसमें विवाद में आएंगे और उसकी कोई मियाद नहीं है। 500 साल पहले आप लेंगे कि 1000 साल पहले लेंगे कि 3000 साल पहले लेंगे। फिर उसमें बौद्ध धर्म के भी मामले आएंगे कि वो उनके मंदिर किसने तोड़े थे। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। पूरे देश में, मतलब दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, स्पेस में जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये कटो के बटो के हो रहा है। हमारे यहाँ जो है वो मंदिरों और मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं, उसमें दंगे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। आप देखिए कि 21st सेंचुरी का ये खाका, मतलब मुझे याद है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 21st सेंचुरी का भारत कैसा होगा उसकी फाउंडेशन रखी थी कि कंप्यूटर होंगे वहाँ पे, टेलीकम्युनिकेशन होगा, यहाँ से हम आगे जाएंगे। और 21st सेंचुरी में नरेंद्र मोदी आते हैं और वो इस देश को 16वीं शताब्दी में ले जाने का काम कर रहे हैं। अब इस देश में रिसर्च नहीं होंगे, अब इस देश में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। अभी यही किया जाएगा अगले 15-20 साल कि सर्वे होंगे मंदिर मस्जिद के। और तो लेकिन इसके जनक जो हैं, इस पूरे विवाद के जनक जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ है। उनका ये बहुत विवादित इंटरप्रिटेशन था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत सारे मामले में उसके जड़ में अगर देखा जाए तो एक्स CJI चंद्रचूड़ साहब का नाम आएगा। 2 साल बहुत बड़ा समय होता है और चंद्रचूड़ साहब इस देश के लोकतंत्र के लिए, उसकी बुनियाद को और मजबूत करने के लिए कुछ करके जाते तो लोग अच्छे से याद करते। जब आए थे तो उनको लोग एक उम्मीदों भरी निगाह से देख रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, जब चले गए हैं तो हम लोग किस ढंग से और कैसे उनको याद कर रहे हैं। ये चंद्रचूड़ साहब अगर इस कार्यक्रम को देखेंगे तो ज़रा थोड़ा सा अफसोस तो उनको होगा ही कि एक आखिरी वक्त था उनके कार्यकाल का। खैर बढ़े आगे, सबकी अपनी मर्जी, कौन कहाँ किस चक्रव्यूह में फंस जाए पता नहीं। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी,
यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है जब हम चर्चा कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बाद आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है और बहुत हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, ये तय मानिए। कल संविधान दिवस है, सरकार संविधान दिवस बहुत अच्छे से मनाने जा रही है। संविधान की चिंता सरकार को विपक्ष से ज्यादा है, ये बार बार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, लेकिन इस पे भरोसा कितना किया जाए? राजीव जी, संविधान पर जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, इसके पीछे एक डर है। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस जिस तरह से संविधान पर हमले की बात करता है, उससे बचने के लिए ये दिखावा करना जरूरी कि देखिए हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं। हमारे इंदौर में ही बाबा साहब एक रैली कल बीजेपी के नेताओं ने निकाली और उन्होंने बीआरटीएस वाले मेन रोड पर 2.5 घंटे तक जाम लगा के रखा, क्योंकि वो रैली महू तक जानी थी, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली तक जानी थी। तो दिखावे की जरूरत बहुत ज्यादा है। बीजेपी को लगता है कि दिखावा करते रहे हम कि हम संविधान की कितनी चिंता करते हैं, संविधान को बचाने की कितनी जिम्मेदारी हमारी है। और आप एक बात जरूर गौर करेंगे कि जब से बीजेपी सरकार में आई है केंद्र में, तब से केंद्र सरकार और राज्यों की बीजेपी सरकार संविधान का नाम लेकर इतने बड़े बड़े आयोजन करती हैं और वो सारी चीजें केवल आयोजन तक सीमित होती है। और आयोजन में उनके खास तरह के बुद्धिजीवी इन्विटेड कामा में होना चाहिए, वो आते हैं और संविधान के बारे में अपनी पवित्र राय रखकर चले जाते हैं। लेकिन संविधान पर जब अमल करने की बात होती है, तब वे भूल जाते हैं कि संविधान की मर्यादा क्या है। आखिर कौन लोग हैं जो संविधान में से समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना चाहते हैं? ये बात साफ है कि एक खास विचारधारा के लोग हैं। ये बात तय है कि संविधान में इस तरह की तब्दीली संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वे एक अपना नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह के अभियान चलाते ही रहते हैं। ये बिल्कुल बीजेपी की खास बात है कि शरद जोशी जी का एक व्यंग मुझे याद आता है कि जैसे सरकार के 2 काम है। सरकार जब पार्टी सरकार में नहीं आती, तब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत भाषण देती है, तो जो ईमानदार लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं। फिर जब पार्टी सरकार में आती है, तो वो भ्रष्ट लोगों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, तो सारे भ्रष्ट खुश हो जाते हैं, कहते देखिए हमारा ही। तो ऐसा ही काम इनका है कि ये संविधान के बारे में बोलते कुछ है और संविधान के पीछे नियत और मर्यादा ठीक नहीं। अभी एक खबर मैंने और देखी राजीव जी, सेबी ने अडानी समूह के 24 मामलों की जांच की थी और वो जांच खत्म कर दी और कहा कि 24 के 24 मामलों में आदरणीय अडानी जी की कंपनियां पूरी तरह पाक साफ है, गंगा जल की तरह पवित्र है। तो उधर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आते हैं, इधर सेबी की जांच होती है, संसद में अडानी जी को बचाने की कोशिशें होती हैं। अडानी जी कारोबार करें, बहुत अच्छी बात है, कोई भी कारोबार करे, फले फूले, कोई दो मत नहीं, लेकिन जिस तरीके से चोर दरवाजे से उन्हें बेजा मुनाफे दिए जा रहे हैं, वो आश्चर्य की बात है कि इतने बेजा मुनाफे शायद डाकू लोग ही देते होंगे किसी को। तो जो जिस तरीके से डकैती डाली जा रही है जनता के धन पर, देश की संपत्ति पर और लोगों की जेब पर, उस पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए थी। सरकार का काम नियंत्रण करना है, सेबी का काम नियंत्रण करना है, आरबीआई का काम नियंत्रण करना है कि गलत काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं की शह पर अवैध और बेजा मुनाफे कुछ लोगों को ही दिए जा रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो ये सारी बातें इस देश में कि संसद का सत्र चल रहा है, संविधान दिवस मना रहे हैं 75वां संविधान, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि वे लोग जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं केवल भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां संविधान की मर्यादा को तार तार करने वाली है। तो ये बहुत चिंता की बात है, जबकि होना ये चाहिए था कि इस दौर में संविधान को स्वीकार करने के 75वें वर्ष में हम अपने लोकतंत्र के लिए महान मर्यादाएं बनाएं,
महान महान उदाहरण पेश करते, लेकिन उसके बजाय हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं और यही हमारे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है। संविधान पर भी खतरा इसी बात को लेकर है। जी बिल्कुल, संविधान के शब्दों को रखा जाए, हटाया जाए, इससे इतर संविधान को कमज़ोर कैसे किया जा रहा है ये भी समझने की ज़रूरत है। संविधान रहते हुए, संविधान के शब्दों को आप रखते हुए भी आपने इस देश के संविधान को, इस देश के संविधान के तहत जो लोकतंत्र है उसको कैसे आप कमज़ोर कर रहे हैं, उसका उदाहरण हरियाणा है, उसका उदाहरण महाराष्ट्र है। उसका उदाहरण जो है वो अगर निष्पक्ष चुनाव की बात होती है और अगर कहीं सवाल उठते हैं, ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है और सवाल उठते हैं, आप अगर है ट्रांसपेरेंसी, अगर आप निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं, बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप बता दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते राजीव कुमार जी, अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि सबको नोटिस भेज रहा हूं जिन लोगों ने गुमराह किया है इस देश के चुनाव आयोग को। या आप ये कहते कि नहीं यहां गड़बड़ियां हुई हैं, इसकी जांच में करवाऊंगा। लेकिन ये नहीं है, अगर कहीं चुप हैं, चुप्पी है, तो ये क्यों है चुप्पी, ये सवाल तो खड़ा होता है। क्या इससे संविधान कमजोर नहीं होता? कल जब संविधान दिवस ये सरकार बना रही है, जब संविधान का जिक्र करके पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को 240 पे रोका, अभी भी लगातार राहुल गांधी संविधान का जिक्र करते आए इस चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, और उसके बाद अगर संविधान की याद नरेंद्र मोदी को आ रही है तो उस संविधान की मजबूती की बात आखिर कौन करेगा, ये सवाल भी तो उठता है। सुनील शुक्ला जी, और यहाँ से ये अदानी का मामला हो, चुनाव में गड़बड़ियों का मामला हो, या ऐसे तमाम मसले हों, सारे किनारे हो जाते हैं जब आप संविधान की बात करते हैं। तो अडानी के मसले को जब विपक्ष उठाता है तब भी वह संविधान की ही बात करता है। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, समान रूप से सबके लिए कानून लागू होंगे, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध होगा, ये हमारा संविधान कहता है। संविधान कहता है कि जो आप पैसा निवेश करेंगे उसकी सुरक्षा रहेगी, नियमों के तहत उसका उपयोग किया जाएगा। आप संविधान की प्रतियां बंटवा करके आप दावेदार नहीं हो सकते हैं कि आप संविधान को बचाए रखने के लिए सतर्क है। संविधान में जो चीजें कही गई हैं उसको करते हुए जब दिखेंगे तब ये कहा जाएगा कि आप संविधान के संरक्षक हैं। और संविधान पे खतरे की बात जो लोग उठा रहे हैं वो बेईमानी है। अगर आप संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के शब्द को हटवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आप उसके बाद भी आप कहे जाएगा कि संविधान के संरक्षक है। अगर आप चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने देंगे तब भी आप ये कहेंगे कि हम संविधान के संरक्षक हैं। अगर आप बहुसंख्यकवाद की राजनीति करेंगे, हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे, उसके बाद भी आप कहेंगे कि आप संविधान के संरक्षक हैं। संविधान को बदलना कहते किसको? यही तो है कि अगर आप हमारे जो संवैधानिक प्राविधान है, लोगों को जो मौलिक अधिकार या उनकी निजी आजादी जो सुरक्षित की गई है, अगर आप उसको नहीं बहाल रखते हैं तब संविधान विरोधी है। अगर इस देश में एक कानून है जिसमें कहा जाता है कि 1947 के पहले 15 के 1947 के पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुद्दे को छोड़ करके जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। या तो आप इस कानून को बदल दीजिए, संसद में एक कानून लाइए, पास कीजिए कि ना हम एक एक मस्जिद को खोदेंगे, हम एक एक मंदिर को खोदेंगे, हम पता करेंगे किसी देशवासी को इसमें समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर एक कानून है, संविधान में उसका प्रावधान किया गया है, संविधान संशोधन इस देश के नागरिकों ने किया है संसद के माध्यम से, तो उसका पालन होते हुए नहीं देखेंगे आप, तो आप इस देश के नागरिकों में सवाल नहीं पैदा हुआ कि आप संविधान के संरक्षक या नहीं है। सवाल इस बात का है ना, संविधान दिवस मना लेने से थोड़े आप दावेदार हो जाएंगे। संविधान दिवस का मतलब होगा कि संविधान के प्रति नतमस्तक होना। नतमस्तक होने का मतलब कि जितने संविधान में आम नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उनके हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध होना, वो तो नहीं हो रहा। अगर संवैधानिक संस्थाओं को आप कमजोर करेंगे, अगर चुनाव के मौके पर विपक्षी दलों को उनके राजनीतिक गतिविधियों को संचालित नहीं होने देंगे, उसके बाद भी आप संविधान के संरक्षक होने का दावेदार भी हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। अगर आप उद्योगपतियों को, सामान्य व्यक्तियों को, राजनीतिक दलों को समान अवसर बहाल नहीं होने देंगे, उसके बाद भी आप संविधान के संरक्षक हैं। इस देश का नागरिक या दुनिया किसी देश का नागरिक को स्वीकार करेगा अपनी सरकार के लिए।
सवाल इस बात का है। तो यह अडानी का मसला भी वही मसला है। संभल में क्या हो रहा है, हमारा संविधान ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर कोई अदालती मसला है, उस अदालती मसले के को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, ये इस बात पर तो बहस होनी चाहिए ना। कि आप 19 तारीख को जब आप सर्वे करने गए तब तो कोई विरोध नहीं हुआ, 2 बार सर्वे हुआ ज्ञानवापी में, कोई विरोध नहीं हुआ। आखिर वो कौन से कारण हैं कि संभल में इतने लोग भड़क गए? और आपको एकदम भोर में वहां जाने की क्या जरूरत है 6 बजे? अगर आप कहते हैं कि पहले दिन वाली जो सर्वे हुआ था वह उसमें फोटो नहीं खींचे जा सके थे, तो 6 बजे आज जाड़े के दिन में कितनी धूप हो जाती है? ये कौन चिलचिलाती धूप निकल जाएगी सुबह 6 बजे की आप जितने फोटो खींच लेंगे? आप कौन सा तर्क दे रहे हैं ये? अगर आप शांति बहाली के लिए, कटुता को दूर रखने के लिए सबके समन्वय के साथ अगर आप कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो संविधान के संरक्षक होने का दावा कैसे कर सकते हैं आप? बिल्कुल। सवाल तो इस बात का है। चुनाव होंगे, चुनाव में लोगों को मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देंगे लोग, तमाम तरह की, और इस बात को तो निर्वाचन आयोग स्वीकार करता है। अगर 5 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के मतदान के दिन निलंबित किए गए, तो क्यों किए गए? कोई ना कोई तो निर्वाचन आयोग के पास इस बात के साक्ष्य होंगे। बिल्कुल। अगर 8 पुलिसकर्मियों को आपने निर्वाचन के कार्य से मुक्त कर दिया, तो क्यों कर दिया? जो शिकायतें थी या तो तथ्यपरक थी, और अगर तथ्यपरक थी उसी आधार पर हमने कार्रवाई की, तो क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? उस बात नहीं होनी चाहिए कि लोगों ने क्या, अगर कुंदरकी में वहां के लोग कह रहे हैं कि हम मतदान केंद्रों तक नहीं गए लेकिन वोट पड़ गया, पड़े हुए मतों का 80% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। गोया कि जो ये बात कही जा रही है कि अल्पसंख्यक मतदाता बीजेपी को वोट नहीं देता, ये पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस बात में तो कोई दम ही नहीं है जी। आज सवाल इस बात का है कि जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं वो सभी सवाल संविधान के साथ खिलवाड़ करने का सवाल को गंभीर बनाते हैं, और ये सब इन सवालों का जवाब केवल संविधान की प्रतियां बांट देने से नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संभल का आप जिक्र कर रहे थे, और संभल पर एक बहुत ही शानदार वीडियो हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी का आप देख सकते हैं, और हमने लिंक शेयर किया हुआ है बहुत देर से इसी कमेंट बॉक्स के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। और उसमें संभल में जो कुछ चल रहा है उस घटनाक्रम का पूरे विश्लेषण के साथ बहुत ही शानदार यहाँ पर उस वीडियो को बनाया है डॉक्टर राकेश पाठक जी ने। तो इसको दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा। संभल का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। संविधान ऐसी चीज़ों से मजबूत नहीं होता है, संविधान ऐसी चीज़ों से कमज़ोर होता है। लेकिन अगर सियासत ऐसी चीज़ों को करके मजबूत करने की कोशिश, सियासत में अगर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करेंगे, सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप देश को कमज़ोर करेंगे, संविधान को कमज़ोर करेंगे, लोकतंत्र को कमज़ोर करेंगे, जो साफ दिखाई देता है संभल जैसी घटनाओं से। इसीलिए यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है सरकारों को भी खासकर। और जब चुनाव की बारी आती है तो चुनाव आयोग से निष्पक्षता, पारदर्शिता, इन सब की उम्मीद की जानी चाहिए। अगर चुनाव आयोग ये नहीं करता है, इस पर खरा नहीं उतरता है, तो चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। उसके अलावा और कोई काम उनके पास नहीं है। राजीव कुमार जी को ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि आखिर क्यों लगातार चुनाव शंका, शक, संदेह इसके घेरे में रहे हैं लगातार उनके कार्यकाल में। जैसे डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल किसी न किसी घेरे में रहे, संदेहों के घेरे में, वैसे ही राजीव कुमार का कार्यकाल भी वैसे संदेहों के घेरे में है। आखिर ऐसा क्यों है, ये राजीव कुमार को सोचना चाहिए। इंसान आप भी हैं, इंसान मैं भी हूं, और किसी न किसी पल थोड़ा सा तो सही, सच उधर तो सोचते ही होंगे। अगर आप भगवान में, गॉड में, ईश्वर में, अल्लाह में बिलीव करते हैं तो कम से कम उसी के नाम पे सोच लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि आप कहीं गलत हैं। बाकी चीज़ें तो ठीक है, क्रूरता की हद भी होती है। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत